सीएम ने सचिवालय राज्य स्तरीय एनकार्ड की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, नशीले पदार्थ की रोकथाम को कार्ययोजना बनाने के निर्देश। पौड़ी में अंकिता के परिजनों ने अनिश्चितकालीन धरने की कही बात, एसडीएम यमकेश्वर प्रमोद को आरोपी बनाने की मांग, विधायक रेणु बिष्ट की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की उठाई मांग। मूल निवास और भू कानून पर बनेगी समिति, बोले मुख्यमंत्री धामी संवाद से करेंगे सभी मुद्दों का हल। दून में 24 को महारैली का आयोजन। उत्तराखंड में 6 माह के लिए एस्मा लागू, कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए फैसला, सचिव कार्मिक ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में कोरोना अलर्ट को लेकर आदेश जारी, दून मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार, सर्दी जुकाम बुखार की होगी आरटीपीसीआर जांच। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया, आज से बारिश बर्फबारी की संभावना, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। लक्सर से अहम खबर सामने आ रही है। शुगर मिल ने किसानों को जारी किया है भुगतान, 15 दिसंबर तक भुगतान जारी किया गया है। अभी तक 80.65 करोड़ का भुगतान हो चुका है। 32.4 करोड़ रुपए के चेक गन्ना समितियों को जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, वर्ष 2023-24 का पेराई सत्र 15 नवंबर से शुरू हुआ था। इस दौरान अब तक 28,67,000 कुंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है और अब तक टोटल 80.65 करोड़ का भुगतान भी किया जा चुका है। तो वर्ष 2023-24 पेराई सत्र का 15 नवंबर से आगाज हुआ है और अब तक 28,67,000 कुंटल गन्ने की पेराई इस सत्र में हुई है। 80.65 करोड़ रुपए का भुगतान भी अब तक हो चुका है। नए पेराई सत्र में शुगर मिल ने किसानों को यह भुगतान जारी किया है। तो 15 दिसंबर तक गन्ना भुगतान जारी किया गया है। अभी तक 80.65 करोड़ का भुगतान गन्ना समितियों को किया जा चुका है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय NCORD की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने दवाइयों के रूप में नशीले पदार्थों के प्रचलन को रोकने के लिए भी NDPS एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी और कोटद्वार में बनाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों की संचालन का भी जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंगलौर से अगली अहम खबर। मंगलौर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्मोत्सव मनाया। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, प्रदेश अध्यक्ष करणम माहरा, राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। पूर्व विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष काजी निजामुद्दीन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। किसानों के सच्चे हितैषी के रूप में भी देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार केवल किसान और गरीबों का शोषण करने में जुटी हुई है। आज किसान बेहाल है, महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ रखी है। मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। चौधरी चरण सिंह ने सभी को एक समान समझा था। जिस तरीके की वो शख्सियत रही और किसानों की बेहतरी के लिए पूरा जीवन उन्होंने अपना बिताने का काम किया। आज जब किसान खतरे में है, जिस समय 700 किसान आंदोलन में मर रहे हों और एक मंत्री पुत्र 5 किसानों को अपनी थार गाड़ी से कुचल दे और प्रशासन को, सरकार को कोई फर्क ना पड़े। अगर पुराना ज़माना होता तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से उसको बाहर कर देते, लेकिन आज भी मंत्री है। इसका मतलब दिखावा कुछ और है, बोलते कुछ और, किसानों की हैसियत कुछ और हो गई है।
आज संसद जो है वो महिलाओं के संग अभद्रता कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हो रहा, लेकिन वो आज भी पद पे हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा। तो एक अजीब सी सरकार इस समय पूरे देश में काबिज है कि आपको जो किसानों की आवाज़ है, जो गरीब तबके की आवाज़ है, जो शोषितों की, वंचितों की आवाज़ को मजबूती से विधानसभा सदन में उठा सके, ऐसे नुमाइंदे को यहाँ से चुनकर भेजना चाहिए और काजी साहब इसके लिए सबसे बेहतर और बढ़िया उम्मीदवार हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालाढूंगी पहुंची विकसित संकल्प यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत विधायक बंशीधर भगत द्वारा की गई। कार्यक्रम में मौजूद समस्त जनतावार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई। विधायक भगत सिंह ने संकल्प यात्रा में लोगों को सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। विधायक भगत सिंह ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया, उनके बारे में जानकारी भी ली। नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो देश के लिए योजनाएं दी हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारकर प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी जानकारी हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। इसके लिए ये घर घर तक बात पहुँचे। इस कार्यक्रम को हम हर ग्राम सभा में, हर नगर पंचायत में जगह जगह कर रहे हैं। इससे लोगों को लाभ हो रहा है। ये कैंप लगा हुआ है, इसमें बहुउद्देशीय शिविर टाइप का भी है। सभी चीज़ की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए कैंप लगाया जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। विकसित भारत संकल्प यात्रा रुड़की क्षेत्र के सुनहरा वट वृक्ष स्थित शहीद स्मारक पर पहुंची है। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार अंत्योदय की भावना के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लोगों को योजना का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर खास तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा जिला मीडिया प्रभारी पंकज नंदा ने कहा कि भाजपा सरकार का मुख्य प्रयास दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्र के विकास को समर्पित रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा सरकार के सभी विभाग के अधिकारीगण गांव में जनता के द्वार पहुंच रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रभावशाली योजनाओं द्वारा प्रदेश के निवासियों को लाभ पहुंच रहा है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों को राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी तथा भाजपा पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तराखंड के युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री धामी जी के निर्देश पर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत के हर गांव गली में पहुंचते हुए कल हमारी 22 दिसंबर से रुड़की नगर निगम में प्रवेश कर गई। अब तक यात्रा गांव में घूम रही थी और अंतिम छोर पर खड़े हुए गरीब से गरीब आदमी का कल्याण हो, उसको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, इस उद्देश्य से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आज हमारे नगर निगम के इस ऐतिहासिक वट वृक्ष जहां पर हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, ऐसे स्थान पर ये पहुंची है। और हमारे नगर निगम के और सरकार के सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं। उन्होंने अपनी योजना को विस्तार से बताया है और जो प्रधानमंत्री की योजनाओं से जो लाभान्वित हुए हैं, ऐसे अनेक भाई बहनों को, माताओं को जो है यहाँ सम्मान किया गया है और उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। मैं इस अवसर पर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री धामी जी के दोनों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मैं आया हूँ। मैं इन सब योजनाओं को चलाने के लिए मोदी जी का, धामी जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और साथ साथ में हमारे जो अधिकारी यहाँ आए हैं जिन्होंने अच्छी तरह योजना को लागू किया है, इनका भी धन्यवाद अदा करता हूं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के साकेत स्थित अग्रवाल धर्मशाला में श्री श्याम मित्र मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। श्री श्याम मित्र मंडल के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा इस बार बाबा खाटू श्याम का 25वां मासिक संकीर्तन का आयोजन होने जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बाबा का यह संकीर्तन बड़ी धूमधाम और भव्य रूप से मनाया जाएगा। बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा। भजन गायक कुमार गौरव लुधियाना से बाबा का गुणगान करने आएंगे। साथ ही मेरठ से आयुष कंसल और रुड़की से बजरंगी के साथ साथ अन्य कलाकार भी
अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से बढ़ चढ़कर बाबा के संकीर्तन में पहुंचने की अपील भी की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करूँगा। दूसरा ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं, श्री श्याम मित्र मंडल रजिस्टर्ड रोड की शहर के द्वारा एक तो सालाना प्रोग्राम होता है। एक हर महीने हम शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दुर्गा चौक मंदिर पर कीर्तन करते हैं। तो इस बार उसका 25वां महोत्सव, जिसको बड़ी धूमधाम के और बड़ी तैयारी के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले तो ये रहेगा कि बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा। उनकी सुंदर छवि जो कि पटियाला से मंगवाई गई है, और उनका श्रृंगार जो है वो कलकत्ता से आएगा और दिल्ली के कलाकारों के द्वारा बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने विकासनगर के डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में तकरीबन 7.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास व टेक्निकल लैब के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की है। दरअसल डाक पत्थर डिग्री कॉलेज को सरकार एक मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने जा रही है, जिसके तहत 7.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास व IT लैब के साथ बच्चों को पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मुहैया कराया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने रिसर्च करने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 3 से 5 हजार रुपए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। साथ ही रिसर्च और टॉप करने वाले छात्रों को सरकार 15 लाख रुपए तक की मदद भी करेगी। चाहता हूं कि डाक पत्थर कॉलेज को हम एक मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित कर रहे हैं। लगभग 7.25 करोड़ रुपए हमने भी दिए हैं। यहाँ पे एक IT लैब बनने जा रही है, बच्चों के लिए हॉस्टल बनने जा रहा है, और बच्चों के IT लैब के साथ पूरा कंप्यूटर सिस्टम हम उनको देना चाह रहे हैं, ताकि बच्चे जो है NEP 2020 में जो भारत सरकार के मानक हैं, उन मानकों को पूरा कर सकें। जहाँ तक डाक पत्थर कॉलेज की बात है, तो इस कॉलेज को हम भविष्य में एक पूरे ज़िले का एक फीडिंग कॉलेज भी बनाना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो है जो लड़के MSc करेंगे, जो लड़के रिसर्च करेंगे, उनके लिए यहाँ पे छात्रावास भी हो सके और हर प्रकार की सुविधाएं भी हो सके। एक हमने अभी ये किया है कि 25% अब प्राचार्य जो है लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगे, ताकि जो है हम पे अच्छे लोग आ सकें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरिद्वार दौरे पर रहे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित वैदिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक महाकुंभ में शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई विधायक और सांसद भी शामिल हुए। भाजपा सांसद गुरुकुल के सतपाल सिंह का कहना है कि गुरुकुल कांगड़ी में विधान दिवस पर स्वामी श्रद्धानंद जी के 75वें बलिदान 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उपराष्ट्रपति ने अपने विचार रखे। 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। इसमें विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने महर्षि दयानंद के सपनों और संकल्पों को साकार करने के लिए 1902 में स्थापित किया था। उसके लिए सब कुछ समर्पण कर दिया था। जिस गुरुकुल विश्वविद्यालय ने इस देश और विदेश को हजारों ऐसे स्नातक दिए, जिन्होंने स्वराज्य के लिए, देश की आज़ादी के लिए, स्व संस्कृति और स्वभाषा के लिए रात दिन काम किया। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के 57वें बलिदान दिवस पर इस विश्वविद्यालय ने आज 3 दिवसीय वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है। और उसके लिए आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी स्वयं उपस्थित हुए। अपनी विदुषी धर्म पत्नी के साथ जो विचार उन्होंने व्यक्त किए कि 2047 तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि इस देश को हम विश्वगुरु बना करके रहेंगे, पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, उसके लिए इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान नगर निगम के राजस्व और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को व्यापक रूप से दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही हर एक वार्ड की प्रोफाइलिंग करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि प्रत्येक वार्ड की सरकारी संपत्तियों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। और जिलाधिकारी ने कहा कि शहरवासियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए नगर निगम की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है। तस्वीरें कालसी तहसील के जिसऊ घराना ग्राम पंचायत में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों के बजट से बने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की है। अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर लटका ताला, परिसर में उगी ऊंची ऊंची घास और चारों ओर पसरी गंदगी ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस अस्पताल को खुद इलाज की ज़रूरत है। जिसऊ घराना के ठणाई साधार में बना यह राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय आसपास के तकरीबन 1 दर्जन गांव का एकमात्र अस्पताल है, जहां एक एएनएम और एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय की तैनाती की गई है। बावजूद इसके ये सभी कर्मी अक्सर यहां अपनी सेवाएं देने के बजाय नदारद रहते हैं। बिना चिकित्सक और आधे अधूरे स्टाफ के सहारे चल रहे इस बदहाल अस्पताल की तस्वीरें ये बताती हैं कि यहां ग्रामीणों को किस तरीके की चिकित्सा मिल रही है। हमें भी मौका मिला है और बाकी यहाँ जो है ना, हो सकता है कागजी कार्रवाई पे उन्होंने जो भी यहाँ रहता होगा अपने रजिस्टर पे पूरा किया होगा, लेकिन हमने यहाँ किसी कर्मचारी को देखा नहीं है। हम तो पट्टी करने भी पजीटी या सैया जाते हैं। बाकी आपने भी हालात देख लिए, ये जाल पड़े हैं ठेकेदारों के, कहीं फट्टे पड़े हैं और ठेकेदार उनके मजदूर के कमरे आप देख चुके हैं, मजदूर रहने लगे। बाकी आज थोड़ा सा हमें भी मौका मिला, आप लोग आए, अगर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और इसकी जो है ना सख्त कार्रवाई की अस्पताल की। अब हम ये जैसे कि देखिए जी, सब यहाँ ठेकेदार का वो है, पड़ा हुआ लोहा है, जाल है, लेबर की यहाँ दारू की बोतलें पड़ी हुई है। जहाँ की हॉस्पिटल में तो जो है वैसे भी स्वच्छता होनी चाहिए और ये सब यहाँ ये फैलाया हुआ है। यहाँ कभी डॉक्टर नहीं आए पहले? कभी आए? कभी डॉक्टर आते ही नहीं, हमने तो देखे ही नहीं यहाँ डॉक्टर। एक यहाँ बना है लेकिन उसमें कोई सुविधाएं, कोई डॉक्टर्स नहीं है। ग्रामीण काफी परेशान है इस बात को लेकर। आप भी यहाँ पर हैं सर, इसको लेके कुछ? हाँ, आज भी जब गांव में आया था तो मैंने इसका एक सडन इंस्पेक्शन भी किया था और उसमें मैंने देखा कि वो 3 का स्टाफ बता रहे थे। कुछ कमियां भी थी उनके अटेंडेंस को लेकर के, उनका रजिस्टर और चाबी कहीं और थी। तो वो मैं आधे घंटे रहा तो वो कुछ दिखा नहीं पाया और इस सबकी भी रिपोर्ट में उनके विभाग को और आधे जिलाधिकारी महोदय को भेजूंगा ताकि व्यवस्थाएं और दुरुस्त हों। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार की टेंशन तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने बढ़ा दी है। दरअसल 24 दिसंबर को देहरादून में भू कानून और मूल निवास के लिए विशाल स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली को तमाम विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ ही लोक गायक नरेंद्र सिंह का भी साथ मिल रहा है। कांग्रेस, यूकेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस महारैली को सफल बनाने के लिए समर्थन का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य के निवासी भी बड़ी संख्या में इस मुद्दे पर आंदोलन के लिए महारैली में आने वाले हैं। इस महारैली ने निश्चित रूप से सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो इस मुद्दे पर बेहद गंभीर हैं और इसके लिए सरकार ने समिति का गठन भी किया है, आगे की कार्रवाई शुरू भी कर दी है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के स्थानीय मुद्दों पर सियासत गरमा गई है। दरअसल राज्य में मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर 24 दिसंबर को देहरादून में विशाल स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली को तमाम विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ ही लोक गायक नरेंद्र सिंह का भी साथ मिल गया है।
नरेंद्र सिंह नेगी ने लोगों से इस मुद्दे को लेकर स्वाभिमान रैली में जुटने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया। जनता के इस आक्रोश ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने बिना देर किए भू कानून के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जबकि मूल निवास के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि धामी सरकार ने भू कानून के लिए गठित इस समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए और रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए प्रारूप समिति गठित कर दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं कानून के लिए भी धामी सरकार ने कमेटी गठित कर ली है। हालांकि महारैली का आयोजन करने वाली मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सरकार पर मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर जनता को उलझाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के गांव-गांव से, हर कस्बे से इस आंदोलन में लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में जो बाहर हमारे लोग रह रहे हैं उत्तराखंड के, वो भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं और बहुत जगह से हमें सूचनाएं मिल रही हैं। हजारों हजार लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आ गए हैं। लोग समझ चुके हैं हमें अपना अस्तित्व बचाना है। हमारा अस्मिता तभी बचेगी जब हमारी ज़मीनें बचेंगी, हमारा मूल निवास 1950 हमें मिलेगा। नहीं तो जो उत्तराखंड है ये एक तरह से एक धर्मशाला बन चुकी है। यहाँ लाखों की संख्या में जो बाहर से लोग आ गए हैं, जो अपने प्रदेश में मूल निवासी हैं और हमारे प्रदेश में वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र ले रहे हैं और यहाँ भी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने प्रदेश में भी वो नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दो जगह वो लाभ ले रहे हैं, संसाधन हमारे उत्तराखंड के लूट रहे हैं। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि बाहरी जो प्रदेश के लोग आए हैं 1950 के बाद, वो अपने प्रदेश में जब मूल निवासी हैं तो वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ न बनाएं। ये हमारी सरकार से मांग है। जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र कुछ सालों में इस प्रदेश में बने हैं और डिपार्टमेंट में देखिए आप, उनकी जांच करिए, कितने सारे लोग बाहर के डिपार्टमेंटों में घुस चुके हैं। कई साल पूरे हो गए, लेकिन राज्य की जनता इस बात पर परेशान है, आक्रोशित है कि अभी तक यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए अभी तक एक कायदे का सख्त भू कानून लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। उनको भी डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ता है। ये दो मांगे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक सख्त भू कानून बनाए जाने की मांग को लेकर आज पूरी उत्तराखंड की जनता आंदोलित है और विभिन्न संगठन कल इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल भी इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ हिस्सेदारी करेगा। हम पहले भी इसके लिए लड़ते रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और आने वाले समय में भी लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार। कल 24 दिसंबर को उत्तराखंड के जन सरोकारों से जुड़े हुए लोग, उत्तराखंड राज्य के वो आंदोलनकारी जिनके दम पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, और उत्तराखंड के वो नौजवान जो इस राज्य में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, इस राज्य में मूल निवास की पहचान खत्म करने के कारण रोजगार पाने में अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वो सब देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा होकर के मूल निवास, भू कानून की जंग की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के निर्माण का जो मकसद था, उस मकसद को पूरा करने के लिए एक सख्त भू कानून की जरूरत है और जो मूल निवासी हैं उनकी पहचान बरकरार रहे, इसलिए इस कानून का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें बदलाव की जरूरत है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जन आंदोलन हो रहा है उसमें हम सब की भागीदारी बहुत जरूरी है। आप किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, किसी सामाजिक संगठन से संबंध रखते हो, किसी और क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन सरकारी क्षेत्र से बाहर हो, आप सबसे हमारा आह्वान है कि आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। सरकार को इस बात के लिए मजबूत संदेश देने का काम कीजिए कि अगर भू कानून उत्तराखंड की राज्य की जनता के अनुरूप नहीं बनेगा। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा गरमाता जा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए कमेटी भी गठित की गई थी। इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
वहीं उत्तराखंड में साल 2001 के बाद से मूल निवास प्रमाण पत्र की जगह पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनना शुरू हुए थे। इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से भी आदेश जारी हुए कि राज्य गठन के समय जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में रहा वो यहाँ का निवासी बन जाएगा। वहीं देश में मूल निवास प्रमाण पत्र साल 1950 से बनने शुरू हुए थे। बाद के वर्षों में सभी राज्यों में यही व्यवस्था दी गई कि 10 अगस्त 1950 के समय जो व्यक्ति जिस राज्य में रहा उसे वहीं का मूल निवास माना गया। तमाम आंदोलनकारी सरकार से राज्य में इसी व्यवस्था को लागू करने की मांग की है। नहीं, वो जो समिति बनाई गई थी सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में, भू कानून को लेकर एक समिति बनाई गई थी। उन्होंने कुछ अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, तमाम तरह के अलग अलग राज्यों में के राजस्व से जुड़े हुए तमाम विषय उन्होंने उसमें एकत्रित करके सरकार के पास आए हैं। अब उन सब फाइंडिंग्स पर जो है सरकार के ही वर्तमान जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है ताकि उस पूरी फाइंडिंग्स को किस प्रकार से कानून की शकल दी जा सके, कानून के रूप में उसको जो है कैसे जमीन पर उतारा जा सके, उन सब विषयों का वो अध्ययन करेंगी। इसीलिए उसमें अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, उसमें न्याय के भी सचिव हैं, उसमें बाकी भी सचिव हैं। उसको कानूनी अमली जामा कैसे पहनाया जा सके। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी ने अपना समर्थन पत्र आयोजकों को सौंपा है और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें प्रतिभाग करके इसकी सफलता को सुनिश्चित करें ताकि इसकी गूंज दिल्ली दरबार तक पहुंचे। मूल निवास और भू कानून उत्तराखंड के ज्वलंत सरोकारों में से एक है। आज हमारा युवा, हमारे प्रदेशवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बाहरी लोगों की मौज हो रही है और जो स्थानीय लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है और मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुल मिलाकर राज्य के स्थानीय मुद्दों पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राज्य में उत्तराखंड मूल निवास, भू कानून, नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिए जाने समेत तमाम मुद्दों पर सियासत गर्मा गई है। हालांकि धार्मिक सरकार ने अपने फैसले से इस आक्रोश को थामने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन तमाम संगठन सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।